राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति की खेती योग्य जमीन, कृषि योग्य भूमि को कोई भी व्यक्ति का मतलब है कि अनुसूचित जाति से भिन्न, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो, ओबीसी हो, एससी ओबीसी हो या सामान्य वर्ग हो, या एसटी की जमीन है तो एसटी से भिन्न, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो या सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, कैसे खरीद सकता है, खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है, इसी पे वीडियो बनाया जा रहा है। तो मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व्यक्ति की कृषि की भूमि, खेती योग्य भूमि खरीदने पर कोई रोक नहीं है। शर्त है बट रोक नहीं है, यानी खरीदने की छूट है, हम खरीद सकते हैं, लेकिन किन शर्तों के अधीन खरीदेंगे उन शर्तों को ही समझना है। तो इस वीडियो में मैंने उन शर्तों को समझाया है कि वो कौन कौन सी शर्तें हैं जब हम खरीद सकते हैं। अगर इन शर्तों को बिना पूरा किए हम खरीद लेते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा, इस पे भी ऑलरेडी वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग वहां से देख के अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि किसी भी विषय में कोई भी जानकारी, चाहे वो अनुसूचित जाति की जमीन को लेकर के कोई भी मैटर हो, कोई आपराधिक मामला हो, एससी एसटी एक्ट आप पे लगा हुआ हो, यानी हरिजन एक्ट लगा हुआ हो, कोई उत्तराधिकार का मामला हो, कोई सिविल विवाद हो, तो इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं। हाँ, उसकी जो फीस होगी रीजनेबल वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो आते हैं, हम लोग चलते हैं इस पे। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देश में जितनी भी भूमियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक खेती योग्य भूमि, एक उससे भिन्न भूमि, चाहे उस पर मकान बना हो, प्लाट के रूप में पड़ा हुआ हो, कोई कारखाना फैक्ट्री उद्योग लगा हुआ हो, बट वो खेती ना हो। तो कोई भूमि खेती योग्य है कि नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड है कि नहीं, ये हमें जो जिले में रिकॉर्ड रखा हुआ है जमीनों का, उस रिकॉर्ड से पता चलेगा। जिस व्यक्ति की जमीन होगी उसके पास वो जो रिकॉर्ड होगा खेत का, उसको खतौनी कहते हैं या अधिकार अभिलेख कहते हैं, या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उसको अधिकार अभिलेख भी कहा जाता है, राइट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। चलिए तो ऐसी भूमियों को हम कैसे खरीदें? ऐसी भूमियों को खरीदने के दो तरीके हैं, यानी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति की खेती योग्य जमीन को खरीदने के दो तरीके हैं, दो शर्तें। इन दोनों शर्तों से दो रास्ते हैं, आप कह सकते हैं कि चाहे इस रास्ते से हम खरीद लें, चाहे इस रास्ते से खरीद लें। तो जो खेती से भिन्न भूमियां हैं, कोई प्लाट है, मकान है, कारखाना है, उद्योग है, फैक्ट्री है, इस तरह की संपत्ति को हम कैसे खरीदें, इस पे ऑलरेडी मेरा दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल खेती की जमीन पे चर्चा करूंगा जो एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ऐसी भूमि को खरीदने पे प्रतिबंध, यानी जो शर्त लगाई गई है, वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 की धारा 98 अनुसूचित जातियों की भूमियों पे और 99 अनुसूचित जनजातियों की भूमियों पे प्रतिबंध लगाती है। तो इसे दो तरीके से खरीदे जा सकते हैं। एक है धारा 80 करवा करके, 80 अब बदल गया है, यानी 80 का रूप ले लिया। पहले इसको 143 के नाम से जाना जाता था, धारा 143 है, वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 से उसे रिपील कर दिया गया। वो था उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 143 थी। अब उसी की जगह पे धारा 80 हो गई है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 की ये धारा है। इसकी धारा 1 और 2, यानी धारा 80 में 2 उपधाराएं जो शुरू की हैं, इसी के तहत हम किसी खेती योग्य भूमि के रूप को चेंज करवा सकते हैं, और जब चेंज करवा सकते हैं तो उसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो इसको कैसे चेंज कराया जाता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। कौन चेंज करता है, क्या शुल्क लगता है, कितना टाइम लगता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कलेक्टर की अनुमति
दूसरा तरीका है कलेक्टर की अनुमति लेकर के, जिसका उल्लेख खुद धारा 98 एवं 99 में किया गया है। तो कलेक्टर की अनुमति कब और कैसे ली जाती है, क्या इसका फीस पड़ता है, कितना टाइम लग जाता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के भूमि को ले लिया है, खेती की भूमि को बिना परमिशन कराए ले लिया है, तो इसका क्या प्रभाव होगा, इस पे आपको दूसरा वीडियो उपलब्ध मिल जाएगा। साथ साथ कलेक्टर की अनुमति लेने के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई शुल्क नहीं जमा करना होता है, ना के बराबर है, बट धारा 80 करवाने के लिए एक रीजनेबल फीस आपको जमा करनी होती है। साथ ही साथ अगर किसी भी विषय पे आपको कोई जानकारी लेना है और आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क करते हैं 9161113061 पे, तो उसकी भी फीस आपको मेरे पास जमा करना होगा, जो आपको निर्धारित रूप में बताया जाएगा। चलिए, अब प्रश्न यह है कि कलेक्टर की अनुमति कैसे कराई जाती है, जिसको लेना है कितना ले सकता है। तो जो प्रतिबंध है रहने का, उस प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है, कलेक्टर की अनुमति निम्नलिखित दशाओं में दी जा सकती है। ये देने का कारण यह है कि कहीं कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को गुमराह करके उसकी जमीन छीन न ले, उसको बहला फुसला के लिखवा न ले, इसीलिए कलेक्टर की अनुमति यहाँ पे लगा दी गई है, जिससे कलेक्टर को जब लगेगा कि इस जमीन को बेचने से उसका कोई लॉस नहीं है बल्कि उसको अधिक से अधिक फायदा हो रहा है, तो कलेक्टर यहाँ पे अपनी अनुमति प्रदान कर देगा। कलेक्टर ऐसी अनुमति कब प्रदान करता है, तो कलेक्टर ऐसी अनुमति निम्नलिखित दशाओं में दे सकता है। जैसे ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति का वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर उसके घर में कोई बीमार है या वो स्वयं बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, उसे ऑपरेशन करवाना है, गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो आप डॉक्टर की वो रिपोर्ट दिखा करके आप परमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे की पढ़ाई करना है, ठीक है, बच्चों की शादी करना है या उसे अपनी ही शादी करना है, पैसा कहीं से नहीं है, तो ऐसे लिए भी परमिशन दिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर ऐसे व्यक्ति को कहीं जमीन खरीदना है, चाहे उसी क्षेत्र में या उसी जिले में या किसी दूसरे राज्य में, या ऐसा व्यक्ति उस जिले में या किसी अन्य जगह पे जाकर के बस गया है, नौकरी व्यापार कारोबार करना शुरू कर दिया है, उसको वहां पे आने जाने में, खेती करने में बड़ी असुविधा हो रही है, तो इन सबको वो तर्क के रूप में देते हुए कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर सकता है। ठीक, कलेक्टर की अनुमति का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ये अनुमति कहो आज एप्लीकेशन दिया गया कल ही अनुमति दे दी जाए, कहो 1 महीने तक फाइल रखे रह जाए, ठीक है। यहाँ भी होता क्या है, कलेक्टर साहब को भी लगभग पता चल जाता है कि बेचने के लिए अनुमति करवाने आए हैं, कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं, वो तो एक बहाना है। तो कलेक्टर साहब भी, अधिकतर कलेक्टर साहब को आपको मिल जाएंगे कि कुछ थोड़ा बहुत उनको भी चाहिए, और जैसे मिल जाता है अनुमति मिल जाती है, नहीं मिल पाता है तो अनुमति में विलंब होती रहती है, ठीक है। हमारा यहाँ पे कलेक्टर को कोई अपमानित या जो है उनको डिफेम करने का उद्देश्य नहीं है, बट जो व्यवहार है वो मैं आपको थोड़ा सा बताया हूँ। हाँ, सभी लोग एक जैसे नहीं है, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है देश में, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, बुरे लोगों की भरमार है। चलिए, अब उप जिलाधिकारी, दूसरा तरीका क्या है, पहला तो कलेक्टर की अनुमति, दूसरा है उप जिलाधिकारी। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, बात एक ही नहीं साहब, बात एक ही नहीं है, बातें दो हैं, क्योंकि यहाँ की जो अथॉरिटी है, यहाँ के जो आधार हैं वो अलग हैं, यहाँ जो अथॉरिटी है, जो आधार है वो बिल्कुल अलग है, ठीक। उप जिलाधिकारी एक ऐसा अधिकारी होता है जो तहसील का प्रभारी होता है, ये सीधे कलेक्टर के अंडर में काम करता है, कलेक्टर के अधीन होता है, सबऑर्डिनेट होता है, ये उसके ऊपर की अथॉरिटी होती है कलेक्टर, ठीक। ये जिले का प्रभारी होता है, ये तहसील का प्रभारी होता है, और जिले में एक से अधिक तहसीलें होती हैं। तो उप जिलाधिकारी से परमिशन करवाया जाता है धारा 80। इसमें क्या होता है कि कृषि की जमीन को जो है रूप चेंज करवा दिया जाता है, ये कहते हुए कि साहब हमें इसमें अब मकान बनाना है, आवासीय या कमर्शियल प्रयोजन के लिए, या कोई फैक्ट्री उद्योग कारखाना स्थापित करना है, अतः इस जमीन का रूप चेंज कर दिया जाए। तो या तो हम उसमें ये काम शुरू कर देते हैं, मकान बनाना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसा उद्योग फैक्ट्री कारखाना लगाना शुरू कर देते हैं, या भविष्य में लगाएंगे एक निर्धारित समय के भीतर, अतः आप मुझे इसको परमिट कर दीजिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा परमिशन कराने के लिए जिसकी जमीन को धारा 80 करवाई जा रही है, अगर उसमें सह स्वामी है, नहीं एक से अधिक स्वामी है, तो सबसे पहले 80 होने से पहले उसके शेयर का विभाजन करवाना पड़ेगा। बिना विभाजन के धारा 80 नहीं होती है। हाँ, जैसे ही धारा 80 हो जाएगी, अब उसकी जमीन को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हम चाहे धारा 80 करवा करके या चाहे धारा 98 में परमिशन करवा करके ले सकते हैं।
80 में दो तरीके हैं। कोई जरूरी नहीं कि जिस जमीन का 80 करवाया जाना है उस जमीन पे कोई मकान नींव खुद गई हो, कोई औद्योगिक फैक्ट्री कारखाना की शुरुआत हो गई हो लगना, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। या तो लग चुका हो, या लगने वाला हो, या लग रहा हो, या भविष्य में लगेगा एक निर्धारित समय के भीतर, तो उसके लिए हम परमिशन ले सकते हैं। अगर काम शुरू हो गया है या कंप्लीट हो गया है तो धारा 80(1) में एप्लीकेशन दिया जाता है। भविष्य में हम ऐसा मकान या कारखाना, उद्योग, फैक्ट्री कुछ उस पर लगाएंगे तो उसके लिए हमें धारा 80(2) में एप्लीकेशन देना होता है। तो चाहे 1 में एप्लीकेशन दें या 2 में एप्लीकेशन देते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो प्रोसीडिंग शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं शुरू होगी तो आदेश वापस हो जाएगा। अगर किसी भी तरह से इसमें सूचना फर्जी दी गई है तो आदेश को रद्द भी किया जा सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या ऐसी भूमि का दाखिल खारिज होता है कि नहीं, म्यूटेशन जिसको कहते हैं। तो इस पे हम अलग से वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा देंगे चैनल पे, आपको यहाँ पे बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। तो मेरे समझ से आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर इसमें किसी के लिए लगता है कि कोई चीज़ डाउटफुल है, कोई बात नहीं समझ में आई है, तो मैं ऑलरेडी नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे संपर्क करके आप अपने सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं। या किसी अन्य विषय के बारे में कोई जानकारी लेना है तो उसके लिए भी यही नंबर है, आप संपर्क करिए और उसकी रीजनेबल फीस जमा करते हुए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।